हे गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वापस आ चुका हूँ एक नई स्टोरी लेकर के, जिसका नाम है द केव। तो चलिए बिना किसी देरी की फिल्म को करते हैं स्टार्ट। फिल्म के स्टार्ट होते ही हमें 7 लोगों का, दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कैफ़े में बैठे होते हैं, जिनके नाम है डेरिल, रिक, लुइस, मार्टिन, एमा, जेन और क्लेयर। ये सभी दोस्त लोग मिलकर एक प्लान बना रहे होते हैं कि इन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। जिसमें से मार्टिन अपना हाथ खड़ा करके एक केव के बारे में इन्हें बताता है, जिस केव के अंदर एक लेक है। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा एक नई तरीके की जगह पर स्विम करने का, कि बाहर तो सभी ने स्विम किया कि, लेकिन कभी भी किसी ने अंडरग्राउंड लेक में स्विम नहीं किया। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, जिससे सभी दोस्त लोग एग्री करते हैं। पर यहाँ पर सूजन इस बात के लिए मना कर देती है। वो कहती है जिस जगह के बारे में हमें नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है, हम उस जगह पर क्यों जाइए। काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि किसी को उस बारे में नहीं पता, और अगर हमें वहाँ कुछ हो जाता है तो कोई हमें बचाने भी नहीं आएगा। लेकिन सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते हैं कि तुम बहुत डरती हो। और एमा भी इस बात पर एग्री करती है, लेकिन उन लोगों को काफ़ी मनाने के बाद भी वो लोग नहीं मानते। जिसके बाद मार्टिन कहता है ठीक है, हम अकेले नहीं जाएंगे, मैं वहाँ का किसी लोकल को अपना गाइड बना करके लेके चला जाऊँगा। जिसके बाद आखिर में सब लोग वहाँ जाने के लिए मान ही जाते हैं। पर फिर भी सूजन और एमा को सबके फोर्स के कारण वहाँ पर जाना ही पड़ता है। अगले दिन ये सभी लोग अपना बैग्स पैक करके निकल रहे होते हैं, जहाँ पर उनका नेबर विल्सन उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। असल में ये सभी दोस्त लोग स्टूडेंट्स हैं, और इसीलिए ये लोग इसी जगह पर एक ही घर में एक साथ रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर पढ़ाई के कारण। स्कूल की छुट्टियों के कारण इन लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी विल्सन को कहते हैं कि हम लोग बस कहीं हाइकिंग पर जा रहे हैं और आ जाएंगे। वो उस जगह के बारे में नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पड़ोसी विल्सन भी वहीं आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी चिपकू भी है और वो नहीं चाहती कि दोस्तों के बीच में कोई और है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और विल्सन भी अपने घर चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो लोग वहाँ कर एक लोकल से बात करते हैं। पर वो उन्हें कहीं भी ले जाने से मना करता है, लेकिन उन्हें कुछ पैसे देने के बाद उस लोकल को, वो लोकल उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है उस जगह तक, और वहाँ तक लेकर जाता है। लेकिन वो लोकल उन लोगों को वार्निंग भी देता है कि अभी काफ़ी बारिश हो रही है तो लैंडस्लाइड हो सकती है। लेकिन वो सभी दोस्त उसका बात नहीं मानते हैं और कुछ अपने रिस्क पर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस केव को ढूंढना चालू कर देते हैं, और एक पहाड़ से। और इस वक्त पे भी काफ़ी बारिश यहाँ पे हो रही होती है, और यहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली होती है, जो कि वो लोकल देख के कि इन लोगों को वार्निंग देता है कि हम लोगों को वापस मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है और किसी भी वक्त लैंडस्लाइड यहाँ पर हो सकता है। पर वो सभी दोस्त लोग इसे बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर तभी ऊपर की पहाड़ी से लैंडस्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा होता है, और ये सभी लोग उसे देख करके पीछे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पीछे की ज़मीन पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और ये लोग को वापस से सीधे केव, मतलब डायरेक्टली नीचे की तरफ दौड़ना पड़ता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, लैंडस्लाइड काफ़ी स्पीड से होती है, और तभी उनके नीचे का ज़मीन भी टूटने लगता है, और वो सभी लोग किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी पानी भी भरा हुआ था। और वो लोग जैसे तैसे करके अपने आप को तैरते हुए किनारे तक लेकर आते हैं, एक पत्थर तक लेकर आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग सोचते हैं कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। इतनी देर में वो जगह जो खुली हुई थी, वो उसके ऊपर भी लैंडस्लाइड वहाँ तक पहुँच जाती है, और वो जगह भी अब सील हो जाता है। सभी लोग अपना फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और आसपास देखते हैं। तभी हमें किसी के दर्द से कराने की आवाज़ आती है। वो लोग थोड़ी आगे देखते हैं तो उनका गाइड, जो कि लैंडस्लाइड के कारण दबा हुआ था, और उसका आधा बॉडी ऊपर और आधा शरीर नीचे लटक रहा था, यानी कि वो केव के ऊपर वाले पार्ट में अटक चुका था लैंडस्लाइड के कारण। वो आधा बाहर तो आधा अंदर था, और उसके छाती से भी एक लकड़ी आर पार हो चुकी थी, और वो बहुत ज़्यादा डर में था। उसका खून पानी में लगातार गिर रहा था। सभी लोग उसे कैसे भी करके बचाने का सोचते हैं, और तभी मार्टिन की नज़र पास वाले रॉक पर जाती है, जो कि उस जगह से काफ़ी करीब है। वो अपने साथ डैरिल को लेकर जाता है, और वो दोनों उसकी रॉक के ऊपर चढ़ करके उसे जैसे तैसे करके नीचे उतार लेते हैं, और उसे सबके साथ उस पत्थर पर लेकर जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसका खून बहुत ही ज़्यादा बह रहा होता है कि तभी क्लियर की नज़र वहाँ पे पड़े हुए पानी में तैरते हुए एक बोट पर पड़ती है, जिसके ऊपर वार्निंग का साइन दिया हुआ था। पर वो बोट को ठीक से देख नहीं पाती है, क्योंकि उसे पानी में बबल्स उठते हुए दिखते हैं। और यहाँ पर उन लोगों का बैग्स भी इधर उधर हो गए थे, जिसमें से कुछ बैग उन्हें सामने दिखते हैं। और क्योंकि उन लोगों को यहाँ से अब निकलना होगा, तो वो लोग उस बैग को लेने के लिए लुइस को भेजते हैं, और लुइस उसे लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद लुइस उस बैग को लेकर के वहाँ आ जाता है, पर गाइड का भी लगातार खून बह रहा है। वो उसे बैंडेज करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में ब्लड लॉस के कारण वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद वो लोग उस जगह से उतर के आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और सभी लोग पानी में उतर जाते हैं और यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर क्लियर काफ़ी डरी हुई थी, कि उसने पानी में बुलबुले भी देखे थे, और उसे शक था कि पानी में ज़रूर कुछ है। वो सभी लोगों को भी बोलती है, पर कोई मानता नहीं है, और सभी लोग पानी में जाने के बाद आगे बढ़ते हैं।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि दूर से उन्हें पानी में कोई उन लोगों को देख रहा होता हो, ऐसा लग रहा था। जिसके बाद वो चीज़ जो भी थी उनकी तरफ बढ़ती है और रिक का उन लोग से पीछे था। रिक का चलते चलते पैर किसी चीज़ में फंस जाता है और वो सबको आवाज़ देते हुए उसे निकालने की कोशिश करता है और सब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और वो डूबने लग जाता है अचानक से। सब लोग दौड़ कर उसके पास जाते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर रिक अचानक से बाहर आकर सबको डराता है और अब हमें पता चलता है कि ये असल में रिक का मजाक था। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिक फिर से उसका पाँव कहीं अटक जाता है और वो फिर से चिल्लाने लगता है और इस बार सबको मजाक लगता है। लेकिन रिक इस बार पानी में डूब जाता है और सभी लोग इस बार ये मजाक हो लग रहा था कि तभी अचानक से पानी के ऊपर काफ़ी खून आने लग जाता है और तब सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। सब लोग रिक के पास जाने लगते हैं कि तभी वहाँ से रिक अचानक से बाहर आकर के चिल्ला रहा होता है और हम ये देखते हैं कि रिक को एक क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। ये देखते ही सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। मार्टिन और डैरिल रिक को उससे बचाने के लिए जाते हैं, पर क्रोकोडाइल डैरिल को अपने पूँछ से दूर ढकेल देता है और रिक को पानी की गहराइयों में लेकर चला जाता है। जिसके बाद डैरिल को मार्टिन उठा करके अपने साथ लेकर जाता है और वो लोग जल्दी से एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल उन लोगों को दूर ले जा करके उसके फ्रेंड रिक को खा रहा होता है। का सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो यहाँ पर आया कैसे। जिसके बाद क्लियर उन्हें बताती है कि उसे एक वार्निंग का बोर्ड दिखा था जिसके ऊपर वो एलिगेटर का सिंबल बना हुआ था और उन लोगों को समझ आता है कि सर ज़रूर ये एलिगेटर वहीं से आया होगा जो पास में उनके लेक थी, उससे ही शायद से आया होगा। जैसा कि गाइड ने इन्हें बताया था कि यहाँ पर एलिगेटर भी हैं। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि जब वो लोग गाइड को रिश्वत दे रहे होते हैं तो वो उन्हें वार्निंग भी देता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एलिगेटर हैं जो कि बारिश के समय लेक से निकल कर बाहर भी आ जाते हैं और लेक का पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो आसपास के केव्स में से कनेक्ट हो जाता है यहाँ का पानी, जिसके कारण वो एलिगेटर यहाँ पर आया है। पर तभी यहाँ पर एमा को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि जैसा कि गाइड ने कहा था, अब प्रेजेंट टाइम में आ चुका है टाइम। एमा कहती है कि जैसा कि गाइड ने कहा था कि एलिगेटर यहाँ पर बारिश के कारण जब लेक का पानी केव्स में आने लगता है टनल्स के थ्रू, तो एलिगेटर्स भी कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। तो जिस तरीके से ये एलिगेटर यहाँ आया है, अगर हम कैसे भी करके उस टनल को ढूंढ ले, उस सुरंग को ढूंढ ले, तो हम लोग भी यहाँ से लेक के ज़रिए बाहर निकल सकते हैं। और सभी को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, लेकिन इसमें काफ़ी रिस्क था क्योंकि पानी की गहराई इन लोगों को अभी भी ठीक से नहीं पता है और इसीलिए मार्टिन को पानी में उतरता है पानी की गहराई पता करने के लिए, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि पानी एक्चुअली में काफ़ी गहरा है और मार्टिन बाहर आ जाता है। वो पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है और वो कहते हैं कि ये केव काफ़ी नीचे तक है और पानी का लेवल बढ़ने के कारण ये केव हमें इतनी छोटी लग रही थी। ये सब बातें हो ही रहा होती हैं कि तभी पीछे से सूजन को वो एलिगेटर पकड़ के टान लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही सूजन को वो पकड़ के एलिगेटर अपने डेथ रोल में चपेट लेता है और अब सूजन भी यहाँ पर मर चुकी थी। सभी लोग वहाँ से तुरंत ही वहाँ भाग जाते हैं और एक और चट्टान पर जाकर के चढ़ते हैं, लेकिन वो एलिगेटर उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और उनका चट्टान के आसपास घूमने लगता है। अब उन लोगों को ये समझ आता है कि पानी का लेवल भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और इन लोगों ने जल्दी नहीं किया तो वो लोग यहाँ पर डूबकर ही मर जाएंगे। अब इसके बाद लुइस और डैरिल ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए और बाकी सभी लोग एलिगेटर का ध्यान अपनी तरफ पानी में शोर करके कर रहे होते हैं। उनका प्लान काम कर जाता है और एलिगेटर उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ बढ़ जाता है और डैरिल और लुइस पीछे की साइड से निकल जाते हैं पानी में बिना आवाज़ के और वो लोग अंडर वाटर तैरते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक जगह तो दिखाई देती है लेकिन वो काफ़ी छोटी थी और वो लोग वहाँ से निकल नहीं सकते थे, पर वहाँ से उन्हें रोशनी आती हुई दिखती है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ से मिली है तो यहाँ के अलावा और भी ज़्यादा कहीं पे रास्ता होगा और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और दूसरी जगह पर रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर दोबारा से लैंडस्लाइड होने लग जाती है, जिसके कारण उनका अंदर का केव हिलने लग जाता है और यहाँ पर डैरिल और लुइस अलग हो जाते हैं। जिसके बाद लुइस और डैरिल अलग हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, पर लुइस तैरते तैरते किसी जगह पर चला जाता है जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता उसे नहीं मिलता है और वो अपना सर ऊपर निकालता है, थोड़ी देर के लिए सांस लेता है और अपने चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ वो चट्टानों से घिरा हुआ था और उसके आसपास बाहर जाने का रास्ता कुछ नहीं था और पानी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा था और लुइस वहाँ पर डूबने लग जाता है और आखिर में उसकी डूब कर वहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ पर डैरिल भी वापस आ जाता है और पूछता है कि लुइस कहाँ है। वो वापस नहीं आया और डैरिल भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और उन लोगों को अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद से लुइस भी अब इस दुनिया में नहीं था और सभी लोग हताश होकर बैठे रहते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, जब डैरिल यहाँ मौजूद नहीं था तब यहाँ पर एमा और क्लेयर के बीच में काफ़ी बात हुई थी, जिससे इन लोगों को ये पता चला था कि एमा का रिलेशन जो मार्टिन से था, पर क्लेयर इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एमा उसके सामने कन्फेस कर लेती है कि
वो मार्टिन के साथ रिलेशन में थी। लेकिन इससे क्लेयर काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी मार्टिन के साथ रिलेशन में थी और उससे वो मार्टिन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया। और एमा को भी कहती है मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था और तुमने मेरे साथ ही चीट किया। और एमा से वो गुस्सा होकर बैठ जाती है। अब एमा ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि अब वो भी यहाँ नहीं बच पाएगी और इसीलिए वो सारी बातें कन्फेस करना चाहती थी। और यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं कि उन्हें पानी के ऊपर सनलाइट दिखाई पड़ती है और वो लोग समझ जाते हो ना हो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर होगा कि डैरिल को तभी पानी में एक और लाश तैरती हुई दिखती है। उसे पता तो नहीं होता वो किसका है, पर उस लाश के साथ एक बैग भी अटैच थी। तो वो पानी में उतरता है और उस लाश को अपने पास लेकर आ जाता है, जिसके बैग को चेक करने पर उन लोगों को उसके अंदर से एक गन भी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो गन चल नहीं रही थी पानी में भीगने के कारण। लेकिन यहाँ पर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। यहाँ पर डैरिल को एक काफ़ी बड़ा चाकू भी मिल चुका था, मीडियम साइज़ का। अब वो सोचता है कि इसकी मदद से हम लोग शायद से उस एलिगेटर को मार सकते हैं। और अब यहाँ पर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। मार्टिन, एमा और क्लियर वो लोग सनलाइट के साइड में तैरेंगी और डैरिल एलिगेटर का ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा ताकि एलिगेटर उसके पास आए। और क्योंकि उसके पास चाकू है तो वो एलिगेटर को उससे मार देगा। पर सभी लोग उसे कहते हैं कि इससे तुम भी मर सकते हो, पर वो कहता है कि मैं तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। और आखिर में यही प्लान बनता है। अब वो सभी लोग तैर करके आगे निकलते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एलिगेटर वहाँ पर मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है और मार्टिन को पकड़ लेता है। और इन लोगों का प्लान अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देता है कि तभी डैरिल एलिगेटर की पूंछ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। पर उसके पूंछ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो ज़ोर ज़ोर से अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। और यहाँ पर डैरिल अपने पास से वो रखा हुआ चाकू उसे निकालता है और एलिगेटर के पीठ में भोंक देता है, जिससे एलिगेटर मार्टिन को छोड़ देता है और अब डैरिल के पीछे आ जाता है। और डैरिल स्विम करके उस एलिगेटर को दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है और उसके बाकी के दो, एमा और क्लियर, मार्टिन को स्विम करके दूसरी साइड लेकर जाने लगते हैं। और अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई दे जाता है जो कि ऊपर से होता है। और किस्मत से यहाँ पर पेड़ का एक जड़ नीचे की तरफ लटक रहा होता है जिसको पकड़ के ये लोग ऊपर जा सकते थे। सबसे पहले ऊपर क्लेयर चढ़ जाती है और मार्टिन और एमा बीच मार्टिन को लेकर के एमा उसे धक्का देते हुए जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ाती है। पर अब एमा के चढ़ने की बारी आती है, लेकिन क्लेयर ऊपर से एक ईविल स्माइल देती है और वहाँ से वो उसे ऊपर बेल को काटने लग जाती है। एमा ये देखकर चिल्लाती है, लेकिन तभी एक और एलिगेटर वहाँ पर अचानक से आ जाता है जो कि एमा को पकड़ कर अपने साथ लेकर चला जाता है। और हमें समझ आता है कि क्लेयर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि एमा मार्टिन के साथ रिलेशन में थी। और मार्टिन एमा के बारे में पूछता है और वो कहती है कि एलिगेटर ने उसे पकड़ लिया और रोने का नाटक करते हुए मार्टिन से गले लग जाती है। हम डैरिल को देखते हैं जिसने उस एलिगेटर को मार दिया है और अब दूसरा एलिगेटर उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो उसे धोखा दे करके उस रस्सी तक पहुंच जाता है। और वहाँ पर क्लियर उसे देख लेती है और वहाँ पर पास में पड़े एक और बेल को उसकी तरफ फेंकने के लिए जाती है। लेकिन तब तक एक और एलिगेटर आ जाता है और उससे पकड़ कर अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन मार्टिन यहाँ पर डैरिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता और उस एलिगेटर को मार देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बाद आखिर में डैरिल भी मर जाता है। और अब हम यहाँ पर स्टोरी का एंड सीन देखते हैं जहाँ पे मार्टिन क्लियर का नाम लेता है और क्लियर पीछे मुड़ के देखती है तो वो लोग एक बड़े से चट्टान पर थे। बाहर तो आ गए थे लेकिन चारों तरफ पानी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और अब उनके चारों तरफ एलिगेटर्स थे जो कि उन्हें देखकर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई विश कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।